हम आज करंट पे फिर से चर्चा करेंगे और ये हमारी दूसरी क्लास है करंट की। कल हमने कुछ न्यूज़ पे चर्चा किया था जो आपके एग्ज़ाम से सीधा संबंध रखते हैं और सीधे सीधे प्रश्न वहाँ से बनते हैं। इसी क्रम में आगे की क्लास में हम और भी न्यूज़ को लेकर आएंगे जो आपसे चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम से संबंधित होंगे। लेकिन हर क्लास में हम कुछ इंस्टीट्यूशनल जानकारी भी आपको देते रहेंगे और ऐसे भी करंट के क्वेश्चंस या इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखा जाएगा जो आज की तो नहीं है लेकिन कुछ दिन पहले की है और जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखिए, डेली न्यूज़ का मतलब इतना सा नहीं हुआ कि आज की खबरें हैं, ये तो आप ऑल इंडिया रेडियो पे भी सुन सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के लिए कुछ हटी हुई न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएँ और संभव है कि वो न्यूज़ छूट गई हो किसी कारणवश, जो कि आज के 10 दिन पहले की न्यूज़ हो, 15 दिन पहले की न्यूज़ हो, उन सब को भी कवर किया जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लास का मतलब ही हुआ जो आपकी करंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करना। आपके एग्ज़ाम में कोई एक दिन का करंट नहीं, 1 डेढ़ साल 2 साल तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। समसामयिक घटनाओं के बारे में प्रश्न बनते हैं। तो डेली के कुछ खबरें तो होंगी ही और कुछ ऐसी बातें भी होंगी, कुछ ऐसे न्यूज़ भी होंगे जो कुछ दिन पहले घटित हुए हैं और वो अपना इम्पोर्टेंस बनाए हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उस पर भी चर्चा हुआ करेगी बीच बीच में। ठीक है, तो देखते हैं आज की पहली जो खबर है, काशी तमिल संगमम। ये काशी तमिल संगमम एक संगम है, काशी तमिल, यानी ये तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का एक नगर जो काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है, इसे बनारस भी कहते हैं आप लोग। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU या काशी विश्वविद्यालय और तमिलनाडु यानी IIT मद्रास, इनके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। काशी में ही इसका आयोजन है। इसमें जो 2-3 प्रश्न आपके लिए बनते हैं, 1 महीने का पूरा ये संगम है, 2 संस्कृतियों का मिलन है। संगम का मतलब ही होता है मिलन। तो 1 महीने तक का ये आयोजन है। इसमें जो प्रश्न बनता है वो ये कि काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया था। जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो ये कि काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो जो इसका आयोजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, काशी में हो रहा है, या काशी विश्वविद्यालय कह सकते हैं या BHU में। ठीक है, तो इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही हो रहा है। तो आयोजक, ये भी एक प्रश्न बनता है कि आयोजन कौन कर रहा है। तो एक तो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और दूसरा IIT मद्रास। ये दोनों मिल करके इसका आयोजन कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संरक्षण में ये आयोजन हो रहा है। 1 महीने का कार्यक्रम है, तो कब से कब तक का होगा। तीसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कब से कब तक किया गया। तो 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक इसका आयोजन होना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये 3 प्रश्न आपके सामने जो लिखे हुए हैं, काशी तमिल संगमम यानी एक उत्तर भारत की संस्कृति और एक दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन स्थल है। ये इस संगम में दक्षिण भारतीय संस्कृति को उत्तर भारतीय संस्कृति से, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो थीम है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें बहुत सारी प्रदर्शनी होंगी और बहुत सारी टेक्नोलॉजी या सांस्कृतिक कार्यक्रम, तकनीकियों से संबंधित प्रोग्राम होंगे, मेले होंगे। 1 महीने में एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। इस नाम से हो कहाँ रहा है, काशी में हो रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो एक न्यूज़ तो ये हो गई जो आज की विशेष रूप से चर्चा में रही है और अगले 1 महीने तक ये चर्चा में रहेगी, यानी जब तक इसका समापन नहीं होगा 16 दिसंबर तक ये न्यूज़ आपको रोज़ाना इस पर आधे 1 घंटे का प्रोग्राम हर न्यूज़ चैनलों पे दिखाई देगा। तो आज ये हम एक प्रश्न के साथ इसकी शुरुआत करते हैं और अगले 16 दिसंबर तक आप इसको लगातार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इस पर जो भी बीच बीच में होगा, कुछ इनोवेशन हो रहा है या कोई नई बात निकल कर सामने आ रही है, तो उस पर आपसे चर्चा आगे होती रहेगी। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए
कि ये आयोजन कहाँ हो रहा है, कब से कब तक होना है और कौन कर रहा है। ठीक है। दूसरी खबर है कि 10वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। 10वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन ये आज से 2-3 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा। भारत के ही एक राज्य में, मिजोरम के आइजोल शहर में इसका आयोजन हो रहा है। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि जो 10वां इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट है उसका आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया, तो मिजोरम के आइजोल शहर में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? 2 दिन का ये आयोजन है। ठीक है, 2 दिन का आयोजन है। आज 17-18 2 दिन, 17 और 18 नवंबर 2 दिन का ये आयोजन रहेगा। तो आपसे एक प्रश्न ये भी बन सकता है, क्यों बन सकता है? क्योंकि ये उत्तर पूर्वी राज्यों को संदर्भित करता है। यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के मुख्य भूमि से या भारत का जो मेन सेंटर है उससे जोड़ने के लिए, उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए, अगर टूरिज्म वहाँ पे बढ़ता है, इंटरनेशनल टूरिज्म, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बढ़ता है वहाँ पे उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो उसका विकास थोड़ा और बेहतर तरीके से हम सुनिश्चित कर पाएंगे। वहाँ पे रोजगार, व्यापार, लोकल वस्तुएं, इन सब का भी काफ़ी भारी मात्रा में इनोवेशन होगा और वैश्विक स्तर पे हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी चमकेगा, वहाँ की सुविधाएं बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इन सब के उद्देश्य को लेकर के ये जो इंटरनेशनल टूरिज्म है इसका आयोजन जो किया जा रहा है वो उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम के आइजोल शहर में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री, कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि आयोजन उद्घाटन कौन कर रहा है, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री ही होंगे। इनके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इनका नाम है जी किशन रेड्डी। कभी एग्जाम में, छोटे एग्जाम में नाम ही पूछ लेता है मंत्री का, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये उद्घाटन को संबोधित कर रहे हैं। तीसरी जो आपके एग्जाम के नज़रिए से तीसरा जो महत्वपूर्ण आज का करंट है वो ये है कि 15-16 नवंबर को 2 दिन भारत के तटीय क्षेत्रों में एक अभ्यास किया गया सेनाओं द्वारा और उन लोगों के द्वारा जो कहीं ना कहीं तटीय क्षेत्र की सुरक्षा और आपदा से निपटने वाले ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल हैं या जुड़े हुए हैं। उसका नाम दिया गया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022। सी विजिल 22 करके ये एक तटीय रक्षा अभियान है, अभ्यास है। पूछ सकता है कि सी विजिल 22 किससे संबंधित है, तो जवाब में आपके होगा तटीय रक्षा से संबंधित है। यानी भारत के तटों पर जो आपदाएं आती हैं उन आपदाओं से बचाने और बचने के लिए ये एक अभ्यास किया जा रहा है कि तटीय क्षेत्रों में आने वाली आपदाओं या किसी भी तरह की समस्याओं से निपटने के लिए हम पहले से तैयार रहें और मजबूती से रहें। तो ये जो अभ्यास हुआ है ये कब से कब तक था, तो 15-16 नवंबर को हुआ। 15-16 नवंबर 2022 ये डेट आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसमें शामिल कौन कौन हुआ था, तो भारत के 9 तटीय राज्य और 4 संघ शासित क्षेत्र जो तटीय क्षेत्रों में हैं वो शामिल हुए थे। उनमें से ऐसे 17 से भी अधिक एजेंसियां शामिल हुई थी जो कहीं ना कहीं तटीय सुरक्षा से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितनी एजेंसी इसमें भाग ली, इम्पोर्टेंट ये डेट है और ये नाम है किससे संबंधित है। अभ्यास की बात की जाए तो आप और भी अभ्यासों को ध्यान में रखिएगा, जैसे जीमैक्स है, ये सब पूछ सकता है। युद्ध अभ्यास है जीमैक्स, भारत और जापान के बीच में है। वज्र प्रहार है भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, ये भारत जापान
ऐसे वज्र प्रहार है, भारत अमेरिका के बीच में। ऐसे और भी बहुत सारे युद्धाभ्यास अलग अलग देशों के साथ भारत के हैं। सैनिक अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है। इन अभ्यासों का नाम भी आप जैसे जैसे मिलता जाए आप नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि कौन सा युद्धाभ्यास किसके साथ भारत कर रहा है या कौन सी सेना कर रही है। जैसे सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में हो रहा है। सूर्य किरण पूछ सकता है किस देश के बीच में है, तो भारत और नेपाल। अच्छा, कभी कभी नाम से भी आप देशों को कर सकते हैं। सूर्य किरण यानी सूर्य की सबसे पहली किरण जहाँ पड़ती है, इस संदर्भ में भी। तो हमारे पास जो नेपाल है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे सूर्य की किरण का एक शब्द ये जो इस्तेमाल होता है ना, इसकी फीलिंग भी आती है कि पहाड़ों के बीच में सूर्य की किरणें घूमते फिरते आ रही हो। इससे भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है। संप्रीति है भारत बांग्लादेश के साथ, संप्रीति भारत बांग्लादेश के साथ। ये कुछ नाम हैं जो आप ध्यान में रखिए, समय के साथ जैसे जैसे आएगा पॉइंट्स मिलते जाएंगे आपको यहाँ बताया जाएगा, और नोट बनाते रहिए। एग्जाम में ये नाम हर साल लगभग किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर अगली न्यूज़ की हम चर्चा करते हैं कू के बारे में। भारत का एक बहुभाषीय माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है, वो ट्विटर के बाद दूसरा ऐसा ऐप बना है, दूसरे स्थान पर पहुंचा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कू। जैसे ट्विटर है वैसे ही कू ऐप है जो भारत का है, जो विभिन्न भाषाओं में आपके मैसेजेस, टेक्स्ट और इन सारी चीज़ों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है कम्युनिकेशन के लिए। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पे इसे जाना जाता है। ठीक है। को ये एक बहुभाषीय यानी विभिन्न भाषाओं में कार्य करने वाला ऐप है। तो भारत का बहुभाषीय माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है। ठीक है, भारत का बहुभाषीय माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है। आज ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जो माइक्रो ब्लॉग के रूप में उभर कर सामने आया है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप के रूप में उभर कर सामने आया है। ये कू ऐप यूजर डाउनलोड के मामले में ट्विटर के बाद दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, जो कू ऐप यूजर हैं डाउनलोड के मामले में, ध्यान रखिएगा ये शब्द कभी कभी हुबहू ऐसे लाइन लिख देगा कि कू ऐप यूजर डाउनलोड के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है, तो ट्विटर के बाद दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दुनिया का ये सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉग के रूप में उभरा है, तो कहीं ना कहीं भारत का ऐप है। और कभी भी ये पूछा जा सकता है, आज सोशल मीडिया के ज़माने में ट्विटर अगर है और ट्विटर के बराबर की स्थिति में कोई पहुंच रहा है भारत का कोई ऐप, तो भारत के किसी भी एग्ज़ाम में इसको पूछना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और भी इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित आपको मिलेगी आगे चलकर, क्योंकि अभी ये न्यूज़ चर्चा में आ गई है। ठीक है, तो जब भी ये कभी आधिकारिक घोषणा होगी तो फिर इस पे चर्चा और होगी। देखिए, एक संस्था भारत की है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो भी आज चर्चा में आई है। नोएडा में ये अभी कुछ फैसलों की वजह से चर्चा में आ गया है, इसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये संस्था किस फील्ड से संबंधित है? कभी कभी संस्था का नाम ही पूछ लिया जाता है आपसे, एनजीटी। ये थोड़ा सा चर्चा में रहा, इसलिए मैं यहाँ चर्चा आज इसको थोड़ा बता दे रहा हूँ इस संस्था के बारे में। नेशनल ग्रीन, ये पर्यावरण से संबंधित मामलों के निपटान के लिए बनाया गया है।
मामलों के निपटान से संबंधित है। ट्रिब्यूनल है इसलिए अर्धन्यायिक भी है, फैसले ये भी सुनाता है, कुछ बहुत मामला बिगड़ जाए तो ही शायद फैसला कोर्ट तक पहुँचे, अदरवाइज काफ़ी कुछ निपटारा कर ही देता है। ठीक है, अभी ये चर्चा में था क्योंकि नोएडा में जो जितने भी गैर कानूनी रूप से जो वाणिज्यिक बोरबिल यानी जो पानी निकालने वाला, जो वाणिज्यिक दृष्टि से अगर आप पानी निकाल रहे हैं तो जलस्तर का क्या होगा फिर, क्योंकि एनजीटी जो है ये पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है, तो इसके पास अपील गई कि यहाँ का जलस्तर मेंटेन नहीं हो पाएगा एक लंबे समय से, क्योंकि जो गैर कानूनी रूप से जो बोरबिल हुए हैं उनसे बहुत भारी मात्रा में पानी निकाला जा रहा है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि जब बोरबिल ही गैर कानूनी रूप से हुआ है तो उसको जो पानी निकाला जा रहा है वो कितना कानूनी रूप है उसका। तो एनजीटी ने पूरी तरीके से ये ऑर्डर दिया कि आप जितने भी बोरबिल हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से लगाए गए हैं लेकिन कानूनी रूप से सही नहीं है, उन सबको सीज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चर्चा में आ गया, एक संस्था के रूप में मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एनजीटी के लिए। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन तो इतनी बड़ी नहीं है, देश में बहुत सारे हिस्सों में इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं, लेकिन ये संस्था इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, स्थापना पूछ सकता है, स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को। ये प्राधिकरण है एक, तो किसी कानून के तहत हुआ होगा, तो एनजीटी एक्ट 2010 को, एनजीटी एक्ट 2010 द्वारा। ठीक है, ये एक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो मुख्यालय है, जो प्रमुख पीठ है जिसे कहते हैं, जहाँ से ये मुख्य कार्य करना शुरू करती है या कार्य करती है, वो दिल्ली में है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, या कोई शब्द दे दे हो जैसे मुख्यालय, लेकिन मैं यहाँ मुख्यालय नहीं लिख रहा हूँ बल्कि इसका पीठ लिख रहा हूँ। मुख्यालय भी आप कह सकते हैं, पर मेरी नज़र में वो शब्द यहाँ सही नहीं बैठ रहा है। तो इसकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है, जहाँ से ये अपना सारा काम करती है, कह सकते हैं हेड ऑफिस भी। ठीक है, पर्यावरणीय मामलों के निपटान इसका प्रमुख कार्य है कि पर्यावरण से संबंधित जो मामले हैं उसका निपटारा किया जाए, फिर चाहे वो जल संरक्षण से हो, नदी के मामले हों, या किसी जो ग्रीन फील्ड में कोई परियोजना लॉन्च करनी हो, या कोई उद्योग बड़ा लगाना हो किसी ग्रीन फील्ड के, जैसे किसी जंगल के बगल में कोई बड़ी परियोजना चालू करनी है तो उसके लिए भी ये जिम्मेदार है। तो काफ़ी बड़ा दायरा है एनजीटी का, और इसी वजह से इसे इतनी पावर दी गई है कि किसी भी फैसले को ये सीज कर सकता है। और उसने ऑर्डर दिया कि नोएडा में जितने भी गैर कानूनी रूप से जो बोरबिल किए गए हैं और वाणिज्यिक दृष्टि से उनसे पानी निकाला जा रहा है तो उनको रोका जाए। ठीक है, तो ये हो गया एनजीटी के बारे में, आप नोट कर लीजिए। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण है आपके। ये क्लासेज अभी मेरी बहुत छोटी चल रही है, 20 से 25 मिनट या 30 मिनट की, लेकिन क्लास का ड्यूरेशन हम बढ़ाएंगे और इस क्लास में एक नया फीचर भी ऐड करने वाले हैं बहुत जल्दी ही। आपको कुछ प्रश्नों से भी परिचय कराएंगे, जैसे कि अब ये करंट में मान लीजिए कि मैं 5-7 न्यूज़ 10 न्यूज़ आपसे चर्चा करता हूँ, तो शुरुआत के 20 मिनट या लास्ट के 20 मिनट में आपसे जीके या जीएस के कुछ प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम में आती हैं, जैसे कुछ संगठन हो गए या मुख्यालय हो गए, तो इन सब को भी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे ताकि क्लास की टाइमिंग 40 मिनट तक हम बढ़ा सकें, और इसमें करंट के साथ साथ आपके जीके के भी कुछ हिस्से कवर होते रहें जो एग्ज़ाम से काफ़ी नज़दीक का संबंध रखते हैं। जैसे पॉलिटी के कुछ अनुच्छेदों पे चर्चा कर लिया करें, किसी क्लास में हम इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, तो किसी दिन क्लास में हम इससे पर्यावरण से संबंधित कुछ जानकारी, जैसे नेशनल पार्क, डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एरिया हैं जो, इनके बारे में कुछ बातें हो जाएँ। किसी दिन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए जो थोड़ा सा एग्ज़ाम में आज लगातार आते रहते हैं ऐसे टॉपिक पे। तो 15 से 20 मिनट हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और 20 से 25 मिनट तक करंट पे चर्चा करेंगे रोज़ाना। तो 40 से 45 मिनट की क्लास में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण और चीज़ें मिलेंगी जो एग्ज़ाम में आपसे सीधे तौर पे प्रश्न बने हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के थोड़ा सा एनालिसिस भी करते रहेंगे हम लोग,
इससे क्या होगा ना कि आपको सही दिशा में और सही चीज़ पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हो जाता है, ये आपको कभी काफ़ी हद तक ये डिसीजन लेने में सहयोग देता है कि आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो जीएस के लिए जब चूँकि हर एग्ज़ाम में जीएस का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, और लेकिन जीएस का सिलेबस तो उतना ही बड़ा है, तो भूगोल वोल से संबंधित भी हम कुछ बातें करेंगे, जैसे नदियाँ हो गई, कुछ पर्वतों की बात कर लिए। तो हर क्लास में हम कोई एक टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें जीएस के आपके तकरीबन 15 से 20 पॉइंट्स क्लियर करेंगे वहाँ पे, और उसके बाद हम करंट की क्लास लेंगे, चाहे करंट पहले पढ़ा के फिर हम बाद में जीएस पे चर्चा करेंगे। यह भी मेरे मन में है, प्लानिंग चल रही है, अगर हो सका तो बहुत जल्द ही 1-2 हफ्ते में ही इस काम को शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगली खबर। उत्तराखंड हाई कोर्ट से संबंधित है अगली न्यूज़। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो इसमें नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल में, जैसे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है हाई कोर्ट, वैसे उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में है। लेकिन आज वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने एक कैबिनेट की बैठक की थी। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? पुष्कर सिंह धामी। उनकी जो कैबिनेट थी, आज बैठक हुई और बैठक में ये फैसला लिया उन्होंने कि नैनीताल से हाई कोर्ट को शिफ्ट किया जाए हल्द्वानी में। यही न्यूज़ है कि उत्तराखंड की राजधानी ठीक है, इसे नैनीताल से शिफ्ट किया जाए, नैनीताल से हल्द्वानी। यही आपकी मुख्य न्यूज़ है और यही आपके करंट का क्वेश्चन भी है। ठीक है, नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जाए। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का अगर नाम पूछ ले तो आप ध्यान रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, उनकी कैबिनेट ने ये बात कही है। बात आती है हाई कोर्ट की स्थापना के लिए कि इसका कोई संवैधानिक प्रावधान है कि नहीं। अब देखिए, अगर मुझे जीएस के पॉइंट पे आज चर्चा करनी होती तो आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली होती, लेकिन संवैधानिक प्रावधान क्या है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 214 संबंधित है हाई कोर्ट से। सॉरी, यहाँ पे मैंने राजधानी लिखा है, ये हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करनी थी। इसका प्रावधान संविधान में आर्टिकल 214 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। फिर आप सोचेंगे तो फिर अब तक सिर्फ 25 ही हाई कोर्ट है, जबकि राज्य तो और भी है। तो अनुच्छेद 231 एक है, वो भी कुछ कहता है। अनुच्छेद 231 कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये कह क्या रहा है, इसके आपके पास दोनों ऑप्शन है। राज्यों को संविधान ने दो ऑप्शन दे रखे हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमारा सेपरेट हाई कोर्ट होना चाहिए तो आप रख लीजिए, 214 अलाउ करता है आपको, आप सेपरेट हाई कोर्ट रखिए। लेकिन आप चाहते हैं कि पड़ोस में हाई कोर्ट है किसी के पास, दूसरे स्टेट के पास, तो फिर बेवजह के हम काहे लिए इतना खर्चा बढ़ाएं, क्यों ना हम उसी के साथ में संयुक्त हो जाएं। तो अनुच्छेद 231 कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कोई एक हाई कोर्ट भी कार्य कर सकता है। ठीक है, तो कुछ राज्य हैं जो अपना संयुक्त रूप से हाई कोर्ट चला रहे हैं। अब देखते हैं कि वर्तमान में क्वेश्चन बन सकता है कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं इस समय भारत में। सबसे लेटेस्ट जो है 25वां, ये पूछा जा सकता है आपसे। 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में है। ठीक है, अमरावती में स्थापित किया गया 25वां, 2019 में स्थापना हुई थी इसकी। तो 25वां हाई कोर्ट अमरावती में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था आज के कुछ
इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम से सीधा संबंध रखते हैं। और देखते हैं कि आज के दिन, आज जो चूँकि 17 नवंबर, इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है कि 17 नवंबर के लिए इतिहास जाना जाता हो। तो दो घटनाएं इतिहास में हैं जिनका जिक्र हम आपसे आज 17 नवंबर के दिन कर रहे हैं। एक तो है कि 17 नवंबर 1869 को, 17 नवंबर 1869 को सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई। व्यापार के लिए खोली गई। यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है कि सुएज नहर कहाँ है, कहाँ है, और दो जलराशियों को ये जोड़ रहा होगा। अगर नहर है तो किन्हीं दो जलराशियों को जोड़ रहा होगा और दो स्थलों को अलग कर रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, किन दो जलराशियों को जोड़ रहा है, किन दो जलभाग को मिला रहा है। जोड़ रहा है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, ठीक है। एक दूसरी घटना भी घटित हुई थी 17 नवंबर 1932 को, तीसरा गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। ये भारतीय इतिहास की घटना है। 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज की शुरुआत। अब इसके बारे में किसी दिन इतिहास के पॉइंट में आपसे चर्चा करेंगे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसकी शुरुआत इसी दिन हुई थी। गोलमेज सम्मेलन का मतलब हो गया कि ऐसी, ठीक है, ये गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो कहीं ना कहीं भारत के अब जो आधुनिक इतिहास है उसकी घटनाओं से संबंध रखता है। तो ये दो घटनाएं इतिहास में मिलती हैं, इम्पॉर्टेंट है दोनों। इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आपके लिए अगर नहीं देते हैं तो भी कल इसकी चर्चा हम करेंगे कि सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी। कहाँ पे है सुएज नहर का लोकेशन पूछा जा सकता है, किन दो सागरों के बीच में है या जलराशियों के बीच में है, ये आपके लिए प्रश्न है। एक संस्था है OECD, लग्जमबर्ग में उसका सम्मेलन हो रहा है। OECD से भारत का भी ताल्लुकात रहे हैं पिछले सालों में, काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया भारत को उसमें, हालांकि मेंबरशिप नहीं है उसके बाद भी। तो OECD के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। OECD है क्या? तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1961 में हुई। स्थापना 1961 में। सदस्य इसके 36, मुख्यालय, इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, यानी फ्रांस। ठीक है, तो ये तीन बातें आप ध्यान में रखिए। एग्जाम में आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसके मेंबर्स के बारे में पूछा जा सकता है कितने हैं, या इसका मुख्यालय। यही 3 पॉइंट पे आपसे सवाल बनेगा, वो तीनों पॉइंट आप नोट करके रखिए, ठीक है। भैया आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक घटना और घटी, घटना नहीं कह सकते, एक इन्फॉर्मेशन है कि जो ईरान है, IAEA, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है,
इसने ईरान को निर्देश दिया है कि भाई आप परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो चला रहे हैं उस कार्यक्रम की जानकारी हमें दीजिए, नहीं तो फिर हम कोई और एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस संबंध में ये चर्चा में रहा है। IAEA का जो मुख्यालय है 1957 में स्थापित हुआ था। इसका सचिवालय वियना या ऑस्ट्रिया में है। इसका काम क्या है कि परमाणु ऊर्जा जो है अपने संरक्षण में रख के उसकी देखभाल करना। जैसे कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल दो तरीके के काम में किया जाता है। एक तो ऊर्जा उत्पादन में, जो कि चलिए ठीक है, ऊर्जा उत्पादन में कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा इसका उपयोग किया गया जैसे परमाणु बम बनाने में, तब तो ये खतरे वाली बात हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परमाणु का जो है, परमाणु ऊर्जा है, इसका व्यापार ठीक ठाक तरीके से भी हो रहा है, जैसे यूरेनियम वगैरह का व्यापार हो रहा है। उसका इस्तेमाल अगर कोई ऊर्जा बनाने के लिए ले रहा है, जैसे संयंत्र स्थापित करे और एनर्जी निकाले, तो उसके लिए तो ये संस्था अलाउ करती है कि ठीक है। लेकिन अगर आप हथियार बनाने के लिए, पता लगा कि आप हमसे खरीद रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊर्जा बनाने के लिए ले जा रहे हैं, हम परमाणु भट्ठी लगाएंगे, परमाणु संयंत्र स्थापित कर रहे हैं, उसके लिए ले जा रहे हैं, और यहाँ ला करके आप रिसर्च करके परमाणु बम बनाने लगे, तो वो तो हम दिए हैं और हमारे लिए ही खतरा हो जाएगा। तो इसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उन कानूनों के दायरे में रह के इसका व्यापार होता है और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं विभिन्न देश। लेकिन चूंकि ईरान में इस समय ये परेशान है कि शायद ईरान कुछ गड़बड़ ना कर दे, और वो कर भी रहा है, वो तो दावा वो कह भी रहा है कि हम नहीं देंगे सूचना, इधर उधर टाल मटोल कर रहा है। तो इसीलिए वो कहता है कि भाई अगर आप परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं तो फिर हमें सूचना देने में क्या दिक्कत है। अगर आपका उद्देश्य सही है तो फिर सूचना देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका उद्देश्य गलत है तो फिर आप जानकारी देने से बचोगे। तो अभी आज उसने ये बात कही है ईरान से। अब ईरान का जो भी रिप्लाई होगा फिर हम आपसे इस पर डिस्कस करेंगे। और ठीक है, ये आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली ही क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जीके के भी आपसे 10 से 12 पॉइंट आपके सामने जीके के रखे जाएं, जिससे कि क्लास थोड़ा सा 40 से 45 मिनट की हो, तो पढ़ने और पढ़ाने में कुछ मज़ा भी आए। तो कल कोशिश करेंगे कि 10 से 15 पॉइंट आपके सामने हम जीएस के भी लेकर आएँ, फिर वो चाहे जिस विषय से रिलेटेड हो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो या प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह के प्रश्न आए हैं और कैसे आपको तैयारी में किन किन प्रश्नों को शामिल करना चाहिए या किस इन्फॉर्मेशन को रखना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आने की संभावना है। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हम इस पर करेंगे और उसके बाद में करंट पे हम देखेंगे क्या मटेरियल है। और करंट में अगर कुछ जानकारी आगे पीछे की मिलती है, अब जैसे दिसंबर में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, दिसंबर में जिस एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं उस एग्ज़ाम में पिछले साल दिसंबर की बातें भी पूछी जा सकती हैं। तो अगर आज मैं यहाँ खड़े होकर के 2 महीने पहले की कोई जानकारी आपसे डिस्कस करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं करंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास करंट की ही है। मायने रखता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन सा करंट ज़्यादा ज़रूरी है। डेली न्यूज़ तो आप डीडी न्यूज़ पे भी सुन सकते हैं, आप आरएस टीवी पे भी सुन रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो न्यूज़ हम आपको 30 मिनट 40 मिनट चर्चा करें, इसके लिए कोई ऐसा दायरा नहीं है मेरा कि मैं सिर्फ आज की ही प्रश्नों पे डिस्कस करूंगा या करंट पे डिस्कस करूंगा। संभावना है कि अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो 2-4 महीने पहले की भी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेट करती हो, संबंध रखती हो, उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम से पहले वार्षिकी कोई भी मैगजीन उठा के मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा करंट की। ये क्लास मेरी अभी शुरू हुआ है करंट का, तो इसलिए जो भी एग्ज़ाम होगा हम उस पर 1-1.5 साल की करंट पे डिस्कशन आपसे बाकायदा 10 से 12 क्लासेज में करेंगे। ये पूरा साल 1.5 साल का करंट आपका रिवीजन हम खुद कराएंगे इस चैनल पे और इसी सीरीज़ में कराएंगे। बाकी ये कंटिन्यू हमारा रोज़ाना चलता रहेगा। इसमें हम कुछ जीएस के भी और करंट के और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, इन सबको मिला के 40 से 45 मिनट की क्लास आपके सामने होगी, जिसमें आप बेहतर से बेहतर चीज़ों को